हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि आरओ का एग्जाम होने वाला है। उसके लिए यूपी स्पेशल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमने यही देखते हुए यूपी स्पेशल का कोर्स स्टार्ट किया है। आपको इसमें यूपी स्पेशल के जितने भी प्रश्न बनने वाले होंगे आपको इसी टॉपिक से मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, आप सभी से बस रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपको हम थोड़ा सा पीछे दिखाना चाहेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश स्पेशल में हमें 20 टॉपिक पढ़ना है। तो हमारा पहला टॉपिक था उत्तर प्रदेश संक्षिप्त अवलोकन। ये हमने कंप्लीट कर लिया। 40 मिनट की वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं। बाकी की वीडियो 20 से 22 मिनट की रहेगी। आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक का क्या नाम है? भौतिक विन्यास। यूपी का यानी उत्तर प्रदेश का भौतिक विन्यास, ये आपको पढ़ना है। संक्षिप्त अवलोकन में हमने लास्ट में आपको जो अभी तक गत वर्षों में एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं यूपी के, उसको हमने करा दिया है। आप उसको भी देख लेना। और भौतिक विन्यास टॉपिक खत्म होने के बाद यानी समाप्त होने के बाद हम इसके लास्ट में भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी हम सॉल्व कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भौतिक विन्यास, उत्तर प्रदेश का भौतिक विन्यास। तो चैप्टर 1 में हमने उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में हमने पूरा पढ़ लिया है विद फिगर के साथ। आप वो वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से इसका वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम लेसन 2 पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश का, जो कि संबंधित उत्तर प्रदेश का भौतिक विस्तार। ये अब हम आपको एक बार फिर से रिवीजन करवा दिए हैं पूरा। अब शुरू कर रहे हैं लेसन 2। तो हम शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप अस्तित्व में कब आया था? तो 9 नवंबर 2000 को आया था। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया। तो उत्तराखंड का निर्माण कब किया गया था? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था। और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था तो कितने जिले काट कर बनाए गए थे उत्तराखंड? अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको मोटी मोटा बता दें तो उत्तर प्रदेश का 13 जिला काटकर उत्तराखंड बनाया गया था। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है? मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, बस थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा दें। तो इसका विस्तार है 23 अंश 52 मिनट से 30 अंश 24 उत्तरी अक्षांश। इसका अक्षांशीय विस्तार है। इसका देशांतरीय विस्तार कितना है? तो उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार है 77 अंश 5 मिनट से 84 अंश 38 पूर्वी देशांतर। तो अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार इतना है, आपको पता चल गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है? यानी पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है, मैंने पहले वीडियो में विद फिगर के साथ एक्सप्लेन किया है, आपको एक बार फिर से रिवीजन करवा दें। तो उत्तर प्रदेश की लंबाई पश्चिम से पूर्व कितनी है? तो 650 किलोमीटर है। जबकि उत्तर प्रदेश की चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई होता है उत्तर से दक्षिण, तो यह कितना है? 240 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो मैंने बताया था कि एक बार में इतना याद करेंगे और दूसरी बार में इतना। तो पहली बार में कितना याद करेंगे? 240 928। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 240 928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है कि जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश कितना प्रतिशत है? तो क्वेश्चन पूछा भी गया है, मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। तो 7.33% उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है पूरे भारत का। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा और बता दें कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो यह है सोनभद्र। और सबसे पूर्वी जिला हो जाता है यूपी का बलिया। और सबसे पश्चिमी जिला है शामली। इसको मैंने ट्रिक से भी बता दिया था, आप पहले वीडियो में इसे देख सकते हैं। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश कुल 8 राज्य तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश कितने राज्य से सीमा बनाता है? तो 8 राज्य से 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है। अगर हम आपको मोटी मोटा उत्तर प्रदेश का मैप बनाएं तो आपको देखना चाहिए, ये ऊपर वाला पोर्शन है जो कि नेपाल के साथ सीमा बनाता है। इधर आपका बिहार, ये आपका सोनभद्र वाला जिला हो जाता है, और यहाँ पे ये ललितपुर, फिर इसके बाद ऐसे आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। ठीक है, तो आपको बता दें, शुरू करते हैं पहले ऊपर से। तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तराखंड, फिर इसके बाद हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, फिर यहाँ पे हो जाएगा हरियाणा या 4 से हरियाणा हो जाएगा। राजस्थान के नीचे हो जाता है एमपी हो जाता है। एमपी के बाद यहाँ पर हो जाएगा छत्तीसगढ़, CH से छत्तीसगढ़ हो जाएगा। यहाँ पे झारखंड, तो JH से झारखंड।
यहाँ पर हो जाएगा बिहार, तो ये बिहार हो जाएगा। अब गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, एक स्टेट और पड़ता है, हम आपको बता देते हैं, उत्तराखंड। तो ये 8 राज्य हो गए। कौन कौन से? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, कौन सा देश है? तो यहाँ पर कौन सा देश है आपको पता ही होगा, तो ये हो जाता है आपका नेपाल। ठीक है, तो ये नेपाल से भी सीमा बनाता है। और मैंने बताया था एक केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो यहाँ पर स्थित है जो कि दिल्ली है। तो एक यूनियन टेरिटरी भी भारत से सीमा बनाती है, जो कि यूपी से सीमा बनाती है, जिसका नाम है दिल्ली। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो यह लगता है मध्य प्रदेश के साथ। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश यहाँ से आगरा से शुरू होता है और इसके बाद सोनभद्र तक इसकी बाउंड्री उत्तर प्रदेश से लगती है। तो सबसे बड़ी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ बनाने वाला कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। और कितने जिले यूपी के लगते हैं इससे? तो 11 जिले यूपी के इससे टच होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तथा सबसे छोटी सीमा किसका है? तो यूपी के साथ सबसे छोटी सीमा कौन शेयर करता है? तो वह हिमाचल प्रदेश करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इतना सा भाग थोड़ा सा टच करता है। और किस जिले से? यूपी के सहारनपुर से हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है। सिर्फ एक जिले से हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है। नेक्स्ट है सहारनपुर जिले से 3 राज्य। ठीक है, सहारनपुर जिले से 3 राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जुड़े हुए हैं। मैंने आपको बताया था ये आपका हो जाता है पूरा सहारनपुर। ठीक है, ये सहारनपुर हो जाता है। और इससे सीमा कौन कौन से क्वेश्चन में लिखा गया है प्रश्न में? उत्तराखंड इधर हो जाएगा, फिर इसके बाद हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे हरियाणा। तो सहारनपुर से 3 राज्य सीमा बनाते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जबकि सोनभद्र जिले से सर्वाधिक राज्य सीमा बनाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। सोनभद्र से 4 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? ये आपका मान लो यूपी है और ये आपका पूरा पोर्शन कौन सा हो जाता है? ये नीचे वाला पोर्शन आपका हो जाता है सोनभद्र। तो इधर मध्य प्रदेश बनाता है, इसके नीचे यहाँ पे छत्तीसगढ़, यहाँ पे झारखंड और यहाँ से बिहार। तो 4 राज्य जो है सबसे अधिक सीमा बनाने वाला कौन सा यूपी का जिला है? सोनभद्र, जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश से यूपी का कौन सा ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा है? तो यह आपका हो जाता है ललितपुर। ललितपुर की लोकेशन देखेंगे तो ये आपका ललितपुर हो जाता है, ये वाला भाग। तो इधर भी मध्य प्रदेश, मतलब इधर इतने तरफ चारों तरफ इसके ललितपुर के चारों तरफ कौन सा राज्य स्थित है? तो मध्य प्रदेश स्थित है। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करने वाले प्राकृतिक स्थलाकृतियां कौन सी हैं। तो उत्तर प्रदेश का सीमा निर्धारण करने के लिए जो प्राकृतिक स्थलाकृतियां हैं उसको देख लेते हैं। तो उत्तर किसी भी मैप में 4 भाग होते हैं, 4 दिशा होती है, उत्तर, पूरब, पश्चिम और इसके बाद दक्षिण। लेकिन यूपी का सीमा निर्धारण करने वाले 4 स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं? तो उत्तर में है हिमालय पर्वत की जो शिवालिक श्रेणी है, ये जो है उत्तर की तरफ जो है इसका सीमा निर्धारण करता है। और पूर्व में गंडक नदी बहती है, ये जो है पूर्व में यूपी का निर्धारण करता है। जबकि दक्षिण में क्या निर्धारण करता है? तो विंध्य पर्वत जो है दक्षिण में इसका निर्धारण करता है। और उत्तर और पश्चिम में इसका कौन सा निर्धारण करता है? तो यह यमुना नदी दक्षिण पश्चिम का निर्धारण यमुना नदी करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का निर्धारण 4 प्राकृतिक स्थलाकृतियां करती है, हिमालय की शिवालिक श्रेणी, गंडक नदी, विंध्य पर्वत और दक्षिण पश्चिम में यमुना नदी इसका निर्धारण करते हैं। अब आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी यानी नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। तो एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? तो 8 जिले शामिल हैं। कौन कौन से? बागपत, शामली, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद, ये सभी एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के जिले हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से किसका भाग है? तो यह गोंडवाना लैंड का भाग है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग जो उत्तर प्रदेश के यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग है वह भारत के प्रायद्वीपीय भाग का ही अंग है। जो भारत का, मैं आपको मैप से समझा दूं, ये आपका देखेंगे तो आपका ये हो जाता है भारत। थोड़ा जल्दी बनाएंगे तो इसलिए मैप अच्छे से नहीं बनेगा, लेकिन आप इसमें समझ जाएंगे, ठीक है।
ये आपका हो जाता है भारत। ठीक है, ये आपका भारत मान लो, ऐसे भारत है। और क्या कहा गया है, मान लो आपका उत्तर प्रदेश की लोकेशन यहाँ पे है। ये कहा गया कि जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग है, ये उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग है, लेकिन प्रायद्वीपीय भाग का ये उत्तरी भाग है। प्रायद्वीपीय भारत का ये उत्तरी भाग है और उत्तर का दक्षिणी भाग है। तो ये कहा गया है जो उत्तर प्रदेश का दक्षिण में स्थित पठारी भाग है वही भारत के प्रायद्वीपीय भाग का अंग है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी भाग है, जबकि उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग है। ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। भाबर एवं तराई का प्रदेश, गंगा यमुना का दोआब, दोआब किसे कहते हैं? 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। ठीक है, दक्षिण का पठारी भाग। तो भाबर एवं तराई का प्रदेश ये कहाँ पर स्थित है? ये शिवालिक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर जो है भाबर एवं तराई का क्षेत्र पाया जाता है। उसके बाद गंगा यमुना का मैदान कहाँ पे पाया जाता है? जो यूपी का बीच वाला भाग है, यहाँ पे गंगा और यमुना का भाग पाया जाता है। जबकि दक्षिण का पठारी भाग कौन सा हो जाता है? मैंने आपको मैप में बताया था, जो ये वाला पोर्शन है, मतलब इतना सा जो भाग है ये दक्षिण का पठारी भाग है। तो यूपी के कितने प्राकृतिक प्रदेश हैं? 3 प्राकृतिक प्रदेश। पहला कौन सा है? भाबर एवं तराई का प्रदेश। दूसरा है गंगा एवं यमुना का दोआब। तीसरा है दक्षिण का पठारी प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के कितने भौतिक प्रदेश हैं? 3। पहला हो जाता है भाबर एवं तराई का प्रदेश, इसे हम मैप से समझ रहे हैं, ये पहला हो जाएगा आपका। और दूसरा हो जाता है गंगा यमुना का दोआब, ये आपका दूसरा हो जाएगा। और तीसरा ये हो जाएगा दक्षिण का पठारी भाग। अब मैं आपको बता दूं कि भाबर का एवं तराई का प्रदेश कौन सा है? तो ये ऊपर वाला जो प्रदेश है, ये वाला प्रदेश भाबर एवं तराई का प्रदेश है। उसके बाद ये जो हरे कलर का है प्लस से निशान बना के, ये गंगा यमुना का दोआब है। और वही ये नीचे वाला जो भाग है ये दक्षिण का पठारी भाग है। आप ये यूपी का पूरा मैप देख सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर 1 भाबर एवं तराई का प्रदेश। इसका विस्तार कहाँ से है? तो सहारनपुर। सहारनपुर कहाँ पर स्थित है? यहाँ से, सहारनपुर से लेकर यहाँ तक इसका विस्तार है, कुशीनगर तक। ठीक है, तो भाबर एवं तराई का प्रदेश विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो सहारनपुर से कुशीनगर तक इसका विस्तार है। भाबर क्षेत्र किसे कहते हैं? तो भाबर क्षेत्र वह पर्वतीय क्षेत्र है जो कंकड़ एवं पत्थर से निर्मित होता है। इस क्षेत्र में जलोढ़ पंख एवं जलोढ़ शंकु जैसी नदी से निर्मित स्थलाकृतियां बनती हैं। तो भाबर प्रदेश कैसा क्षेत्र है? ये कंकड़ पत्थर से निर्मित क्षेत्र है। इसमें जो है नदियों द्वारा जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु जैसी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। भाबर प्रदेश का विस्तार कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा भाबर प्रदेश पाए जाते हैं जो यूपी का ऊपरी भाग है, यानी आप कह सकते हैं जो उत्तरी भाग है, जो शिवालिक से सटा हुआ भाग है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भाबर क्षेत्र पाए जाते हैं। आगे बढ़ते जाएंगे तो भाबर क्षेत्र थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि नदियों द्वारा जो बहाकर मलबा लाया जाता है, बड़े बड़े टुकड़े यहाँ पर स्थापित कर दिए गए हैं, जबकि छोटे टुकड़े धीरे धीरे करके पानी के साथ बहते हैं, लेकिन ज़्यादा दूर वो भी नहीं जा पाते हैं। अब देखते हैं जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु नदियों द्वारा कैसे बनाए जाते हैं। मैंने बताया था कि पहाड़ों से जब नदियाँ उतरती हैं तो अपने साथ जो है बड़े बड़े टुकड़े लाकर जमा कर देते हैं आसपास के क्षेत्र में, पहाड़ों के पास ही उसे जो है स्थापित कर देते हैं, जबकि छोटे टुकड़े बह जाते हैं और इस प्रकार से नदियाँ चारों दिशाओं में बहने लगती हैं। तो आप देख सकते हैं ये पंख की तरह इसकी आकृति बन जाती है। आप गूगल मैप भी कर सकते हैं, आपको ऐसी आकृति मिलेगी जलोढ़ पंख की। ये जलोढ़ पंख है, जबकि इस प्रकार की नदियाँ जब ऊपर से तीव्र ढाल के साथ बहती हैं फिर इसके बाद आगे बढ़ती हैं, मतलब ये देखो यहाँ पे गिरती है फिर इसके बाद आगे बढ़ती है, तो इसे कहते हैं शंकु। तो ये शंकु के आकार का बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, मैंने भाबर प्रदेश बता दिया, अब तराई प्रदेश देखते हैं। तराई क्षेत्र भाबर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित होता है। अब कैसे? आप मैंने बताया था कि नदियाँ जो है पहाड़ों से उतरती हैं, ठीक है, तो अपने साथ जो है ये कंकड़ पत्थर यहीं पे रोक देती हैं। तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पे कंकड़ पत्थर होता है, नदियाँ इसमें विलुप्त हो जाती हैं। नदियाँ बहती हैं लेकिन नदियाँ दिखाई नहीं देती, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? भाबर क्षेत्र कहते हैं। लेकिन जब ये नदियाँ आगे बढ़ती जाती हैं तो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, बिल्कुल बालू के महीन कण होते हैं। यहाँ पे नदियाँ आपको दिखाई देती हैं, लेकिन किस रूप में? दलदली रूप में दिखाई देती है। ठीक है, तो आप देखें ये उत्तर का भाग हो जाता है, भाबर क्षेत्र उत्तर का हो जाता है, जबकि तराई क्षेत्र जो है दक्षिण में हो जाता है। ये नॉर्थ में हो जाएगा, ये आपका साउथ में हो जाएगा इन नदियों की अपेक्षा। ठीक है, तो क्या कहा गया है देखते हैं। तराई क्षेत्र भाबर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित होता है। तराई क्षेत्र ये है, ठीक है, और भाबर क्षेत्र ये है, तो स्थित होता है। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियाँ, मैंने बताया था कि यहाँ बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े होते हैं, तो नदियाँ यहाँ पे दिखाई नहीं देती हैं। इन्हीं पत्थरों के नीचे से नदियाँ निरंतर बहती रहती हैं।
तो भाबर क्षेत्र में नदियाँ लुप्त हो जाती हैं तथा तराई क्षेत्र में फिर से प्रकट हो जाती हैं। तो तराई क्षेत्र में फिर नदियाँ ये दिखाई देने लगती हैं। तराई क्षेत्र कैसा है, मैंने बताया था बारीक छोटे छोटे बालू के टुकड़े होते हैं, धूल मिट्टी कण होते हैं। तो यहाँ पे जो नदियाँ दिखाई देती हैं किस रूप में दिखाई देती हैं, दलदली एवं गाद मिट्टी वाला यह क्षेत्र होता है। तो नदियाँ यहाँ पे अपने छोटे छोटे टुकड़ों को लाकर स्थापित कर देती हैं, जिससे ये गाद और दलदली मिट्टी वाला क्षेत्र बन जाता है, जो महीन कण या अवसाद से निर्मित होता है। ये क्षेत्र जो है महीन कण और गीली मिट्टी और दलदली भूमि से निर्मित होता है। यह क्षेत्र इतना आप याद रखेंगे। यह क्षेत्र वनों एवं लंबी घासों से ढका हुआ होता है। आप देख सकते हैं जो दलदली क्षेत्र होता है वहाँ पे लंबे लंबे घास होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि यहाँ पे मच्छरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पानी रुका रहता है इन दलदली भागों में, जिससे यहाँ पे विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ भी उत्पन्न होती हैं। ठीक है, बरसात के मौसम में यहाँ सबसे ज़्यादा बीमारी होती है। अगर पूरे भारत के पक्ष में देखा जाए तो दलदली क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, बिहार में और नेपाल में भी यह पाया जाता है दलदली क्षेत्र। जो नेपाल से सटे हुए भारत के राज्य हैं वहीं पे ये दलदली क्षेत्र पाया जाता है। और इन समय में जो है गोरखपुर में देखते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है। तो इन दलदली क्षेत्रों में लंबी घासें पाई जाती हैं, लंबे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं, और यह बीमारियों का घर भी आप इसे कह सकते हैं। तो हमने पढ़ लिया भाबर एवं तराई का प्रदेश, इसके बाद भाबर पढ़ा और तराई भी पढ़ लिया। ठीक है, जो ऊपर का क्षेत्र होता है उसे भाबर कहते हैं, जो बड़े बड़े पत्थरों से होती है, नदियाँ इसमें विलुप्त हो जाती हैं, नदियाँ इसमें दिखाई नहीं देती, और ये उपजाऊ मतलब ये अनुपजाऊ प्रदेश होता है। जबकि दलदली क्षेत्र जो होता है यहाँ पर नदियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन यह जो है मच्छरों का प्रकोप होता है। यहाँ पर बड़ी बड़ी घासें और जो है लंबे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। यह क्षेत्र जो है दलदली वाला क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और इसके बाद भूटान और नेपाल में पाया जाता है यह क्षेत्र। अब हमने पहला पार्ट पढ़ लिया, अब सेकंड पढ़ने वाले हैं जो गंगा यमुना का दोआब। अब हम ये दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो गंगा यमुना का दोआब, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच में स्थित क्षेत्र। दो नदियों के बीच में स्थित क्षेत्र मतलब दो नदी ऐसे बहती आई हो, एक आपका हो जाता है ये वाला यमुना हो जाता है, जबकि ऐसे गंगा आती है। ठीक है, तो गंगा ऐसे बह जाती है, यमुना होता है, तो इसी के बीच में जो क्षेत्र होते हैं इसे दोआब कहा जाता है। अब देखते हैं गंगा यमुना का दोआब। गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी भाग को बनावट के आधार पर 3 उपभागों में बांटा गया। कितने उपभागों में? 3 उपभागों में जो है गंगा यमुना के विस्तृत मैदान को बांटा गया है। अब देखते हैं जिसमें पहला कौन सा भाग हो जाता है, ये पहला भाग है कौन सा, गंगा यमुना का ऊपरी मैदान। मैंने आपको दिखाया था, अभी आपको मैप में फिर से एक बार दिखाऊंगा। तो ये गंगा यमुना का ऊपरी मैदान। दूसरा भाग कौन सा है, तो दूसरा भाग है गंगा नदी का बेसिन का मध्यवर्ती मैदानी भाग। तो ये दूसरा हो जाता है गंगा नदी बेसिन का मध्यवर्ती मैदान, ये दूसरा हो जाएगा। तथा तीसरा कौन सा हो जाता है, तो ये तीसरा हो जाता है गंगा का पूर्वी मैदान, ये तीसरा भाग हो जाता है। तो गंगा यमुना के दोआब को 3 भागों में बांटा जाता है, गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, और इसके बाद बीच का जो हो जाता है उसे कहते हैं गंगा नदी बेसिन का मध्यवर्ती भाग, और इसके बाद जो सबसे पूर्वी भाग होता है उसे गंगा का पूर्वी मैदान के नाम से कहते हैं। अब आपको मैप में एक बार आपको बता दें, मैंने आपको क्या बताया था, जो गंगा यमुना का दोआब है इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग मैंने क्या बताया था, गंगा यमुना का ऊपरी मैदान। तो गंगा यमुना का ये ऊपरी मैदान हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर है तो ये गंगा यमुना का ऊपरी मैदान हो जाता है। जबकि 3 भाग में बटा है तो पहले इसको 3 भाग में बांट देते हैं, तो इसे कौन सा भाग कहते हैं, गंगा यमुना का ऊपरी मैदान। जबकि ये बीच वाला भाग है इसे क्या कहते हैं, गंगा यमुना का बेसिन का मध्यवर्ती मैदान। ये बेसिन वाला होता है तो इसे क्या कहते हैं, गंगा यमुना का मध्यवर्ती बेसिन वाला मध्यवर्ती भाग। और जबकि तीसरा कौन सा हो जाता है, तो तीसरा हो जाता है गंगा का पूर्वी मैदान, ये गंगा का पूर्वी मैदान हो जाता है। तो गंगा यमुना के दोआब को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला हो जाता है गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, दूसरा हो जाता है गंगा यमुना का बेसिन का मध्यवर्ती भाग, और तीसरा हो जाता है गंगा का पूर्वी मैदान। इसको आप याद रखेंगे। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं इस मैदान का निर्माण, जो ये पूरा मैदान है गंगा यमुना का मैदान, ये कैसे निर्मित होता है इसके बारे में बताया गया है। तो इस मैदान का निर्माण जो है काप मिट्टी या कीचड़ मिट्टी व बालू से निर्मित है। मैंने बताया था कि नदियां जो है अपने साथ मलबे को बहाकर ऊपरी पहाड़ों से जब छोटे छोटे बारीक कड़ों को लेकर अपने साथ आती हैं तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, कीचड़ बालू काप मिट्टी, इन्हीं को कहा जाता है। तो इन्हीं के निर्माण से जो है, इन्हीं के बहाव के द्वारा जो मिट्टियाँ लाई गई हैं उन्हीं के निर्माण से गंगा यमुना का दोआब मैदान निर्मित हुआ है। तो इस मैदान का निर्माण काप मिट्टी कीचड़ व बालू से हुआ है, जिसकी लंबाई कितना है,
जिसकी लंबाई टोटल हो जाती है, जो गंगा यमुना का पूरा मैदान है इतना बड़ा पूरे यूपी में, जो बीचला वाला भाग मैंने आपको फिगर में दिखाया था, उसका पूरा लंबाई कितना है तो 500 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर है, तथा इसकी चौड़ाई कितनी है तो 80 किलोमीटर है। एक बार फिर से पीछे आपको दिखा दें तो इसका जो है गंगा यमुना का विस्तार जो है कितना है, तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक देखेंगे तो इसका पूरा विस्तार कितना है तो 500 किलोमीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई कितनी बताई गई है पूरे की तो 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई बताई गई है। ठीक है, ये क्षेत्र भाबर का हो जाता है और ये निचला वाला क्षेत्र किसका हो जाता है तो दक्षिण का पठारी क्षेत्र हो जाता है। और इस क्षेत्र का निर्माण किस मिट्टी से होता है तो काप मिट्टी या कीचड़ से होता है, जो नदियां ऊपर से अपने साथ बालू, महीनकण और रेतीली मिट्टी लाकर इसमें जमा करते हैं, उन्हीं के जमाव से गंगा यमुना का दोआब निर्मित हुआ है। अब गंगा यमुना के मैदानी प्रदेश का विस्तार कितना है, तो जो मैदानी प्रदेश हैं इनका विस्तार किस किस जिले में है तो सहारनपुर में, बिजनौर, बदायूं, बरेली, आगरा, मैनपुरी तक इसका विस्तार है। गंगा यमुना के मैदानी प्रदेश का विस्तार है। ठीक है, इसके बाद जबकि गंगा के पूर्वी मैदान का विस्तार कहाँ पे है, मैंने बताया था 3 भागों में है ना, तो इसका जो पूर्वी मैदान है गंगा का, इसका विस्तार कहाँ तक है तो इसका विस्तार वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, भदोही, बलिया जिलों तक जो है गंगा के पूर्वी मैदान का विस्तार है। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ। जो गंगा यमुना के विस्तृत मैदान है उसका निर्माण कब हुआ था, ये मतलब प्राचीन काल में पूछा जाता है, मतलब प्राचीन काल से कैसे इसका विकास हुआ है, किस युग में, उसके बारे में बताया जाएगा आपको कि गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश का निर्माण कब हुआ है। तो इसका निर्माण हुआ है अति नूतन एवं अभिनूतन युग में। ठीक है, जो ऊपर से नदियां जब बह रही थी, जब भारत का अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से जब निर्माण हुआ, मतलब टकरा के जो दोनों जब हिमालय पर्वत का निर्माण कर रही थी, तो उसके बीच में जो टेथिस सागर था वहीं पे जो है अब जो है दोआब मैदान, जो गंगा यमुना का मैदान निर्मित हो रहा है, तो वो कौन सा युग चल रहा था तो अति नूतन एवं अभिनूतन युग में नदी घाटी में औषाधिकरण से हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया कि ऊपर की नदियों से मलबे लाकर इस मैदान में गिराया गया और ये मैदान धीरे धीरे पट गया पूरा। अब ये क्या बन गया तो ये जो टेथिस सागर था वो अब जो है पटकर क्या बन गया तो ये मैदानी भाग बन गया है। तो इसका निर्माण आपसे पूछा जाए कि गंगा यमुना के विस्तृत मैदान का निर्माण किस युग में हुआ है, तो अति नूतन एवं अभिनूतन युग में इसका निर्माण शुरू हुआ था, जो कि नदी घाटी में औषाधिकरण से हुआ है इस मैदान का निर्माण। अब आगे देखते हैं कि गंगा यमुना के मैदानी प्रदेश की मिट्टी को 2 भागों में बांटा जा सकता है। जो गंगा यमुना का मैदानी भाग है उसके मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो ऊपरी एवं प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, जबकि निचली एवं नवीन मिट्टी को खादर के रूप में जाना जाता है। अब आपको चित्र से थोड़ा सा हम बता दें, ये मान लो आप ये गंगा यमुना का मैदानी भाग है, इसको 2 बराबर भागों में बांटा गया है। कौन सा, ये 2 भाग हो गए इसके, या इसका मतलब ये हो जाता है जो ऊपरी वाला ये ऊपर वाला भाग होता है। ठीक है, एक सेकेंड, ये आपका ऊपरी भाग हो जाता है, जो ये ग्रीन कलर का है ये आपका ऊपरी भाग हो जाता है जिसे प्राचीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं या इसे बांगर भी कहते हैं। अब इसका क्या मतलब, बांगर वाले भाग में ये बांगर का क्षेत्र होता है, क्योंकि नदियों द्वारा अगर यहाँ पे हर साल बाढ़ का पानी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, नदियाँ जो है यहीं से ऐसे बह जाती हैं, आगे तक निकल जाती हैं, अगर यहाँ तक उनके जल का जो है वितरण यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है तो ये नदियाँ जो है ये क्षेत्र जो है बंजर हो जाता है, यानी कि ये अनउपजाऊ हो जाता है और यहाँ पे बाढ़ का पानी बार बार ना पहुँच पाने के कारण यह जो है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, जिसे बांगर भी कहते हैं। और नदियों का पानी अगर हर साल जो है यहाँ पर पहुँचता है, इन क्षेत्र में, इन रीजन में पहुँचता है, यहाँ पे हर साल जो है थोड़ा बहुत बाढ़ आ जाता है, जिससे यहाँ पे पहाड़ों पर से लाई गई महीन बालू के मिट्टी जो होते हैं यहाँ पे हर साल जो है स्थापित कर दिए जाते हैं, जिसलिए यह मिट्टी उपजाऊ भी होती है और यहाँ पे फसल पैदावार भी अधिक होता है। तो यहाँ पे हर साल जो है मिट्टी पहुँच जाती है वर्षा के पानी के द्वारा और यहाँ पर नहीं पहुँच पाती, तो जहाँ पे पहुँच जाती है उसे नवीन मिट्टी और खादर मिट्टी भी कहते हैं। ये उपजाऊ बहुत होता है, ये बहुत उपजाऊ होता है, जबकि बांगर अनुपजाऊ होता है। यहाँ पे कंकड़ पत्थर, ऊसर, बांगर यही सब क्षेत्र यहाँ पे विकसित होते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया होगा कि गंगा का जो मैदान है उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। ये ऊपर वाला भाग कौन सा होता है, ये बांगर होता है, जबकि नीचे वाला भाग कौन सा होता है, ये खादर होता है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं।
तीसरा पार्ट कौन सा है? दक्षिण का पठारी प्रदेश। दक्षिण के पठारी प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, ये आपका तीसरा भाग हो जाता है। मैंने पहला दूसरा आपको बता दिया है। तो इसका कुल विस्तार कितना है? तो इसका विस्तार तो आपको देखना चाहिए कि इसका तो टोटल विस्तार होता है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। 16 लाख वर्ग किलोमीटर ये इसका टोटल प्रायद्वीपीय भारत का, जो ये प्रायद्वीपीय भारत का इतना बड़ा पूरा भाग है, इसका टोटल विस्तार कितना है? तो ये 16 लाख है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सिर्फ इतना ही भाग इसका आता है, इतना ही भाग। उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है वही प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी भाग है। तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ इतना भाग आता है। तो इतने भाग का क्षेत्रफल कितना है? वहाँ पे लिखा गया है 45,200 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो कितना है? 52,000 वर्ग किलोमीटर सिर्फ यूपी में प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार है, बाकी का नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार पढ़ते हैं। दक्षिण का पठारी प्रदेश, इसका कुल विस्तार कितना है? 45,200 वर्ग किलोमीटर दक्षिण का पठारी प्रदेश। ठीक है, दक्षिण का पठारी प्रदेश दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर की ओर का निकला हुआ भाग है। मैंने यही बताया कि जो उत्तर प्रदेश का ये उत्तरी भाग है, जो ये उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग है, ये उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग है, वही प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी भाग है। ठीक है, तो ये उत्तरी भाग इसका हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत का, जबकि उत्तर प्रदेश का ये दक्षिणी भाग होता है। ठीक है, इस पठारी प्रदेश में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के क्षेत्र सम्मिलित हैं। जो ये क्षेत्र है, ये रीजन आपको ये वाला मैंने बताया था, ये किसका विस्तार है? तो बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं। दक्षिण के पठारी क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है? तो इस क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर से लेकर 600 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। बुंदेलखंड क्षेत्र से क्वेश्चन बार बार बने हैं एग्जाम में, तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बुंदेलखंड का क्षेत्र किस में पड़ता है? तो ये उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार में ये निर्मित है, तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बुंदेलखंड का निर्माण कैसे हुआ? तो दक्षिणी उच्च प्रदेश में विंध्य काल की प्राचीन नीस चट्टानों से निर्मित है। क्वेश्चन पूछा जाए कि बुंदेलखंड का निर्माण कैसे हुआ है, तो जो दक्षिणी उच्च प्रदेश है, जो दक्षिणी वाला उच्च प्रदेश है, इसको आपको फिगर से बता देंगे। सिर्फ पहले मैं ये उत्तर का, जो उत्तर प्रदेश का ये दक्षिणी भाग है, इसको मैं आपको बताऊंगा। ये मान लो ये पूरा उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग है। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है जो दक्षिणी उच्च प्रदेश है, तो ये दक्षिणी उच्च प्रदेश कौन सा है? तो इसका दक्षिणी उच्च प्रदेश ये है। ठीक है, ये दक्षिणी उच्च प्रदेश है, ये वाला इतना रीजन जो है ये दक्षिणी हो जाता है उत्तर प्रदेश का। लेकिन अगर इस बुंदेलखंड के क्षेत्र में पूछे तो ये दक्षिणी हो जाएगा और ये उत्तरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये निम्न हो जाएगा, ये उच्च हो जाएगा, क्योंकि पठार जो है इधर से आ रहा है ना, जो उत्तर भारत दक्षिण, जो ये दक्षिण भारत है, इसका क्षेत्र इधर ऊंचा रहेगा, इधर ढाल, क्योंकि नदियां जो है हमेशा इधर बह रही हैं। प्रायद्वीपीय प्रदेश की जो नदियां हैं ये उत्तर से दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती हैं। ठीक है, तो उच्च प्रदेश में विंध्य काल की प्राचीन नीस चट्टानों से निर्मित है, जबकि निम्न प्रदेश नदियों के निक्षेपण से निर्मित है, क्योंकि मैंने बताया कि ये नदियां इधर से बह रही हैं। ठीक है, ये नदियां इधर से बह रही हैं, तो ये प्रदेश कुछ ऊंचा रहेगा, लेकिन जो यहाँ से काट काट के मिट्टी आगे ले जाती हैं तो ये वाला क्षेत्र नीचा हो जाता है। ठीक है, बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में काली मृदा का विस्तार है। ये जो प्रायद्वीपीय भारत है पूरा किस मिट्टी से निर्मित है? तो काली मिट्टी से, क्योंकि ये ज्वालामुखी के विस्तार से इसका निर्माण हुआ है। आप मेरा भारत का भूगोल टॉपिक मैंने शुरू कर रखा है, आप वहाँ से इसका पूरा फुल डिटेल देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और इसी बुंदेलखंड क्षेत्र में चलास नामक घास प्रमुखता से पाई जाती है। तो पूछा जाएगा कि चलास नामक घास कहाँ पाई जाती है, किस क्षेत्र में? तो यह बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है। बुंदेलखंड के दक्षिण पूर्व में बघेलखंड का क्षेत्र निर्मित है। तो मान लो ये आपका बुंदेलखंड हो जाता है। फिर उसके बाद क्या कहता है कि बुंदेलखंड के दक्षिण पूर्व में, तो बुंदेलखंड का दक्षिण पूर्व ये है, तो यहाँ पे कौन सा? तो यहाँ पर जो है बघेलखंड का क्षेत्र पड़ता है, तो ये बघेलखंड का क्षेत्र पड़ता है बुंदेलखंड के दक्षिण पूर्व में। इस क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? तो इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है सोन नदी। आपसे पूछ सकता है कि बुंदेलखंड की प्रमुख नदी कौन सी है? तो यह सोन नदी है। तो आपने इन तीनों प्रदेशों को देख लिया जो उत्तर प्रदेश के विस्तार में अपना योगदान निभाती हैं। अब हम पिछले वर्ष से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको आपको एक बार दिखा देते हैं। अब देखते हैं एग्जाम कैप्सूल, मतलब जो प्रश्न पूछे गए हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम का मतलब होता है घटने से बढ़ने की तरफ। तो आप इसको इस अनुपात में ले सकते हैं। ठीक है, इधर घटा रहेगा, इधर बड़ा रहेगा।
ठीक, तो यही पूछ रहा है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम क्या है। तो सबसे छोटा कौन सा, गौतम बुद्ध नगर, उससे बड़ा बाराबंकी, फिर मिर्जापुर, सोनभद्र। ये क्वेश्चन में पूछा गया था इस तरह से। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण, मतलब उत्तर से दक्षिण जो है सही अनुक्रम बताना है। तो उत्तर में सिद्धार्थ नगर, फिर संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर। ये उत्तर से दक्षिण यूपी के जिलों का विस्तार है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया था, तो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है। मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश में जो आर्थिक क्षेत्र है कितने हैं, 4 आर्थिक क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में। कितने क्षेत्र हैं, 4 आर्थिक क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में, जिनमें बुंदेलखंड भी सम्मिलित है। तो बुंदेलखंड में आने वाले यूपी के कितने जिले हैं, तो 7 जिले बुंदेलखंड में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। मैंने आपको बताया था, तो यह क्षेत्र हो जाता है सबसे प्राचीन क्षेत्र कौन सा है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है। क्योंकि आपको अगर जब आप मेरा भारत का भूगोल टॉपिक देखेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि जो है मूल भारत कौन सा है। ठीक है, आपको अगर भारत का फिगर दे दिया जाए बनाकर इस तरह का, ठीक है, इस तरह का अगर आपको भारत का मैप बनाकर दे दिया जाए तो आपसे पूछा जाए कि इसमें मूल भारत कौन सा है, तो आपका मूल भारत ये है, प्रायद्वीपीय भारत, ये मूल भारत है। ठीक है, तो यही सबसे प्राचीन भी है, तो इसी भाग में जो है बुंदेलखंड स्थित है। आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, तो ये हो जाएगा बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित होता है, तो यह पूर्वी भाग है। जो पूर्वी भाग बिहार से सटा होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। नेक्स्ट हो जाता है, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र किस सीमा के अंतर्गत आता है। तो बुंदेलखंड का क्षेत्र किस राज्य से सीमा बनाता है, तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में, मतलब ये तो स्थित है लेकिन इसकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, क्योंकि मैंने बताया था कि बुंदेलखंड का क्षेत्र ये है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश भी स्थापित है। स्टूडेंट, ये वीडियो आज की कंप्लीट हो जाती है। कल हम तीसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे यूपी का। आपको सिर्फ मेरे साथ 1 महीने बने रहना है, जिससे आपका यूपी स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा विथ क्वेश्चन आंसर के साथ। फिर इसके बाद हम आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो आप सभी को प्यारा सा जय हिंद। उससे पहले अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कल फिर मिलते हैं, आज के लिए जय हिंद।